हाय एवरीवन, मैं आ गया हूँ अपने नए वीडियो के साथ में, जहां मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ लिमिट टेस्ट और ऐसे के बारे में। ये जो टॉपिक था हमारा इसके पहले वाले स्लाइड से, जो इसके पहले वाला वीडियोस था उससे लिंक है, इसलिए आपको उसके लिए हमारा पहला वाला वीडियो भी देखना पड़ेगा, जिसका नाम है क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, वो क्या होता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज क्या होती है और एरर क्या होता है। अब उसी सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज, यानी कि उस सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज को चेक करने के लिए कि हमारे प्रोडक्ट में इम्प्योरिटीज है कि नहीं है, उसके लिए हम जो टेस्ट करते हैं उसका नाम है लिमिट टेस्ट एंड ऐसे, जिसको हम यहाँ इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए, तो चलो हम शुरू करते हैं। अब यहाँ पे पहले स्टार्ट करेंगे हम फिर से क्वालिटी कंट्रोल के बारे में फिर से थोड़ी सी बात करेंगे, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। ओके, सो देखिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में मैं आपको इसके बारे में क्यों इतना बार बार जोर दे रहा हूँ, क्योंकि यही डिपार्टमेंट ऐसा है जहाँ पे आपको एक्चुअली में सारे कैलकुलेशन, सारे मेथड और सारी चीज़ों को बनाना होता है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। ठीक है, सो आपके जो भी चीज़ें हैं, एरर, जो भी इम्प्योरिटीज़ है, वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे चेक होती हैं। सो वो ना हो उसके लिए हम जो टेस्ट करते हैं, उसके लिए जो हमारा जो बहुत सारे टेस्ट है, उसमें से टेस्ट का नाम है लिमिट टेस्ट और ऐसे जो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। व्हाट इज क्वालिटी कंट्रोल? सो एक्चुअली इट इज अ डे टू डे प्रोसेस जो हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में करते हैं टिल द रॉ मटेरियल इंटेंड टू द फैक्ट्री एंड द फिनिशिंग प्रोडक्ट। मतलब आपके प्रोडक्ट, जो आपके रॉ मटेरियल जो है वो आपकी कंपनी में एंटर होता है, वहां से लेके फिनिशिंग प्रोडक्ट तक उसकी पूरी क्वालिटी को चेक करने का काम क्वालिटी कंट्रोल का डिपार्टमेंट करता है। ठीक है, हर जगह पे वो, जैसे हमारा मटेरियल एंटर हुआ, वहां से उसे सैंपल उठाया और लेके गया, जहां पे हमारा मटेरियल प्रोसेस, जहां पे हमारा मटेरियल कन्वर्ट हो रहा है डोसेस फॉर्म में, वहाँ इन बिटवीन आके, इन प्रोसेस आके उसने मटेरियल को लिया और गया चेक करने के लिए। उसके बाद फिनिशिंग प्रोडक्ट जो आपका बन चुका है, वहाँ से उसने मटेरियल को लिया और गया चेक करने के लिए। उसके बाद जो आप पैकिंग के लिए मटेरियल यूज़ करने वाले, जो भी मटेरियल आप यूज़ करेंगे, उस मटेरियल को भी उसने लिया और गया वो टेस्ट करने के लिए। तो क्या होता है, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम हर जगह पे उसकी क्वालिटी को चेक करते थे, जहाँ पे हमें उसकी क्वालिटी, जहाँ पे हमें उसकी जो आप कह सकते हो जो उसकी जो स्ट्रेंथ है, वो सारी चीज़ें पता चलती रहती है, और हम उसमें जो बेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हम दे पाते हैं अपने कस्टमर्स को, अपने पेशेंट्स को। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं वो है फंक्शन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। मतलब व्हाट इज द एक्चुअल फंक्शन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, उसका काम क्या होता है, जिसमें आप देखेंगे एनालिसिस इज अ मेजर फंक्शन ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल। एनालिसिस मतलब चेक करना, बार बार चेक करना इज नोन एज एनालिसिस। ठीक है ना, एनालिसिस ऑफ रॉ मटेरियल, एनालिसिस ऑफ पैकिंग मटेरियल, एनालिसिस ऑफ इन प्रोसेस मटेरियल। मतलब जो आप इन प्रोसेस में, जब दवाइयाँ रॉ मटेरियल से फिनिशिंग प्रोडक्ट के बीच में जब गुजरती हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से, उस बीच इन बिटवीन प्रोसेस से अगर आपने मेडिसिन का सैंपल उठाया टेस्ट करने के लिए, तो उसको बोलते हैं इन प्रोसेस प्रोडक्ट। ठीक है, और उसके बाद आता है जो फाइनल डोसेस फॉर्म, जो आपका फाइनल डोज फॉर्म बना है, फाइनल डोसेस फॉर्म, उसको टेस्ट करने के लिए आपने सैंपल लिया। सो वो भी, उसको भी एनालिसिस करना भी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का एक मेजर फंक्शन है। उसके बाद एनालिसिस ऑफ बैच प्रोडक्ट, आपका जब एक बैच बन चुका है तो उस पूरे बैच को एक बार चेक करना वापस से। बैच यानी कि एक यूनिट होता है जो कि आपने एक दिन में जितनी भी मेडिसिन बनाई, फॉर एग्जांपल आपने 1000 टैबलेट बनाई है, तो उसको एक बैच में ले लीजिए, तो पूरे बैच को वापस से एक बार टेस्ट करना, ये काम होता है क्वालिटी कंट्रोल का। और रिकॉर्डिंग द रिजल्ट ऑफ एनालिसिस इन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। और क्या होता है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट को बनाते हैं और उसका पूरा का पूरा टेस्ट करते हैं, तो उसको आपको प्रॉपर मेंटेन करके लिखना होता है कि हाँ, हमने इस बैच का ये टेस्ट किया है सारा, और सारा जो रिजल्ट आया है वो यहाँ पे इस तरीके का आया है। उसके बाद ही आप उस प्रोडक्ट को मार्केट में भेजते हो। और देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि बैच मतलब होता क्या है। देखो, क्या होता है ना कि जब भी आप मेडिसिन कोई भी बना रहे हैं फैक्ट्री के अंदर, तो वहाँ पे बैच नंबर डालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैच है ना, आपको बताता है कि उस समय, उस दिन कौन सा आदमी किस जगह पे खड़ा था और वो क्या क्या काम, कौन सी अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा था। तो उसमें कैसा होता है, किसी की कोई भी मिस्टेक होगी तो वो चीज़ें वहाँ पे हम उसको करेक्ट 2 साल बाद भी चेक कर सकते हैं कि हाँ, उस दिन उस दवाई में बनते समय ये आदमी इस प्रोसेस के सामने खड़ा था, तो वो उसके लिए जिम्मेदार होगा, या फिर वो उसके लिए मतलब उसकी क्वालिटी के लिए वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज आपने बनाना चालू किया पैरासीटामोल टैबलेट, जहाँ पे हमें 1 लाख टैबलेट का ऑर्डर आया है, और हमने क्या किया है कि 10-10 हज़ार टैबलेट का एक लॉट बना दिया है, यानी कि एक बैच बना दिया है। तो अब कैसा है कि आज के पूरे दिन भर में 10,000 टैबलेट बनने वाली है, तो 10,000 टैबलेट बनने वाली है, तो हम उसको एक बैच का नाम देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बैच ABC, इसका नाम हो गया। तो अभी 10,000 टैबलेट में हम क्या देखेंगे कि कौन रॉ मटेरियल के, जब रॉ मटेरियल हमारे फैक्ट्री में एंटर हुआ तो वहाँ पे कौन सा पर्सन था जो उसने चेक किया,
उसके बाद उसके इन प्रोसेस में एनालिसिस जो हमने किया वो किसने किया और उस समय कौन वहाँ पे खड़ा था, उसके बाद एंड में जाके जो फिनिशिंग प्रोडक्ट मिला तो उसका एनालिसिस का सैंपल किसने लिया था और किसने टेस्ट किया और उसका रिजल्ट क्या आया, ये सारी चीज़ें हमने मेंटेन करके रखा था ABC बैच का। ठीक है, अब क्या हुआ, अगले दिन जो बनाऊंगा मैं प्रोडक्ट उसका बैच नंबर होगा दूसरा, 10,000 टैबलेट दूसरा होगा वो, इसलिए उसका बैच नंबर होगा PQR फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद तीसरे दिन जो मैं बनाऊंगा उसका एग्जाम्पल, उसका जो बैच होगा वो समझ लीजिए XYZ होगा। तो इसमें क्या हम देख रहे हैं कि मैंने अलग अलग दिन में अलग अलग बैच बनाई है, तो उसमें क्या होता है कि मेरे पास उस बैच के समय किसने कौन सा टेस्ट किया, कौन सी मशीन के सामने खड़ा था, वो सारी इंफॉर्मेशन उसमें रहती है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि आज के 1 साल बाद उस दवाइयों को मार्केट में जाने के बाद उसमें कुछ खराबी आ गई। ठीक है, अब खराबी आने के बाद क्या आता है कि जब वो FDA में कहीं पे भी उसका जब कंप्लेन होता है तो वो आपको इमीडिएटली आपकी फैक्ट्री में आके बोलेंगे कि पर्टिकुलर बैच ABC बैच में आपके ये प्रॉब्लम है, तो आप उसका रिपोर्ट दिखाइए। तो आप उसका रिपोर्ट दिखा पाएंगे क्योंकि आपने बैच नंबर ABC का पेपर निकाला, उसके हाथ में सीधा दे दिया। अगर बैच नंबर नहीं होता तो वो भी नहीं आपको बता पाते कि कौन सा लॉट आपका खराब था, और आप भी नहीं उनको बता पा सकते कि कौन से लॉट में कौन से बैच में कौन सा जो पर्सन है वो रिस्पॉन्सिबल है उस गलती के लिए, है ना। तो बैच नंबर डालने से ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कि कोई भी आदमी डेलिबरेटली कुछ भी एडिटेशन करना चाहता है, जानबूझ के कुछ खराबी करना चाहता है तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पता है कि उसका नाम एंटर हो रहा है रजिस्टर में पर्टिकुलर बैच के लिए। अगर आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम आती है सो ही विल बी द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर दैट मिस्टेक। ठीक है, तो इसलिए बैच नंबर बहुत जरूरी होता है। तो रिकॉर्डिंग ऑफ दिस प्रॉपर बैच नंबर एंड रिजल्ट जो भी आपके इसका आ रहा है, जो भी टेस्ट का प्रॉपरली आ रहा है, वो सारा चीज़ जो है आपका क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट करता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे फंक्शन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल की, और मैंने आपको यहाँ बता दिया कि बैच नंबर मतलब बैच नंबर क्यों इंपॉर्टेंट होता है, राइट। अब जो मैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूँ वो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लिमिट टेस्ट, जहाँ पे जिसके लिए हमारा ये जो स्लाइड है वो सबसे जो लेक्चर है ये हमने बनाया है लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट मतलब क्या होता है, टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल द स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज। देखिए लिमिट टेस्ट जो होता है ना वो इम्प्योरिटीज को फाइंड आउट करें। इम्प्योरिटीज को फाइंड आउट करना मतलब क्या होता है कि जब आप लोग कोई भी मेडिसिन बनाते हो तो वो बहुत सारे डिफरेंट प्रोसेस से गुजरती है। जैसे कि आपने उसको पहले उसमें वाटर यूज़ किया, फिर उसमें कभी आपने सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया, कभी उसमें आपने HCl यूज़ किया, कभी आपने उसको आयरन की मशीन में बॉल मिल में डाल के उसको ग्राइंड किया, कभी आपने उसको हमर मिल में डाला, कभी आपने उसको कोलाइडल मिल में डाला, जैसे डिफरेंट मशीन से गुजर के फिर आपका डोसेज फॉर्म बनता है। तो इन सारे प्रोसेस के इन बिटवीन रास्ते में हो सकता है कि कोई किसी केमिकल कंटेंट का कोई बड़ा पार्ट आपके मेडिसिन में रह जाए। जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन, आपने वाटर यूज़ किया, वाटर जो आपने यूज़ किया उसमें बहुत ज़्यादा क्लोरीन था, आपको पता नहीं था, बट वो क्या हो गया, वो क्लोरीन आपके मेडिसिन में रह गया। तो क्या होता है कि वो मेडिसिन में रहने की वजह से वो लास्ट तक वो फिनिशिंग प्रोडक्ट तक उसमें रहता है, और अगर अमाउंट से ज़्यादा क्लोरीन है तो वो टॉक्सिक होता है, राइट। सो मेरा क्या कहने का मतलब है, कोई भी चीज़ें, कोई भी कॉमनली पाई जाने वाली चीज़ें जो आपने इन प्रोसेस में यूज़ किया था, मतलब दवाई बनाते समय यूज़ किया था, वो हो सकता है आपकी मेडिसिन में भी आ जाए एज ए इम्प्योरिटीज़ बन के। तो उसको टेस्ट करने के लिए हम लोग लिमिट टेस्ट करते हैं। तो लिमिट टेस्ट क्या होता है, टू चेक द इम्प्योरिटीज़। ओके, इम्प्योरिटीज़ को चेक करने के लिए होता है। ये टेस्ट कैसे करते हैं मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ दी ऐसे क्या होता है, जो हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। ऐसे जो है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ पे हम लोग एस्टिमेट करते थे अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल। अब इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपको मैंने एक टैबलेट दी पैरासीटामोल के हाथ में, ये लो पैरासीटामोल टैबलेट है, ये इसके अंदर 500 mg पैरासीटामोल है। तो अगर मैं बोलूँ इसको प्रूफ करो कि इसके अंदर 500 mg है कि नहीं है, तो आप कैसे करोगे, तो आप उसके लिए करोगे ऐसे। देखो ऐसे का डेफिनेशन क्या है, एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल, मतलब हाउ मच अमाउंट ऑफ ड्रग इज प्रेजेंट इन योर सैंपल, वो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ऐसे का यूज़ करते हैं। ठीक है ना। जैसे अगर आज FDA ने या किसी ड्रग इंस्पेक्टर ने कोई मेडिसिन को उठाया तो आपकी मेडिकल स्टोर से, आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, और उसमें आपने लिखा है कि इसमें 50 mg डाइक्लोफेनेक है, तो वो डाइक्लोफेनेक इज अ मेडिसिन नेम, तो डाइक्लोफेनेक जो है उसमें 50 mg है कि नहीं है, वो टेस्ट करने के लिए वो ड्रग इंस्पेक्टर भी क्या करेगा, ऐसे करेगा अपने लैब में लेके जाकर। ठीक है ना। तो उससे उनको पता चलेगा कि उसमें ऐसे में कितना उसमें डाइक्लोफेनेक है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके नॉर्मल इंट्रोडक्शन पार्ट की, लिमिट टेस्ट और ऐसे की। ठीक है, अब मैं चाहूँगा आपके इंपॉर्टेंट और नेक्स्ट टॉपिक पे जो है आपका लिमिट टेस्ट। ठीक है, अब लिमिट टेस्ट के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में बात करेंगे। पहले तो डिटेल में बात करने का मतलब ये है कि मैं कहानी सुनाऊंगा, पहले आपको कहानी सुनना है। ठीक है, कहानी जैसा एक मेरा लेक्चर है वो सुनना है। इसमें क्या है कि देखिए आपको 2 नेशनल सिलेंडर लेने होते हैं। लिमिट टेस्ट कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ।
दो नेशनल सिलेंडर लेने होते हैं जिसका जो कैपेसिटी होता है 50 ml होता है। ठीक है, इस 50 ml कैपेसिटी के ऊपर दो नेशनल सिलेंडर के ऊपर आप क्या करेंगे, एक के ऊपर लिखेंगे स्टैंडर्ड, एक के ऊपर लिखेंगे आप सैंपल। ठीक है ना, एक अपना स्टैंडर्ड होता है, एक आपका सैंपल होता है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि अब आप इसमें ना आपका सैंपल डालेंगे और आपका स्टैंडर्ड वैल्यू डालेंगे, मतलब जो भी सैंपल आपको आया है टेस्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल हम पकड़ के चलते हैं डाइक्लोफेनेक की। ठीक है ना, डाइक्लोफेनेक आपको आया है, तो डाइक्लोफेनेक छोड़ दो आप क्लोरीन पकड़ते हैं। क्लोरीन जैसे कि मुझे क्लोरीन का लिमिट टेस्ट करना है, लाइक फॉर एग्जांपल क्लोरीन का लिमिट टेस्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, क्लोरीन लूँगा, स्टैंडर्ड जो भी स्टैंडर्ड क्लोरीन होता है वो मैं डालूंगा स्टैंडर्ड में, और जो आपका सैंपल मेरा जो आया था टेस्ट करने के लिए उसको मैं डालूंगा अपने सैंपल में। अब क्या करूँगा, मैं उसके अंदर केमिकल डालूंगा, केमिकल यानी कि ABC। ABC में क्यों बोलूँगा, क्योंकि एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं अभी कि A मैंने डाला 5 ml, B डाला मैंने 2 ml, C डाला मैंने 3 ml। ठीक है, तो जैसा मैंने स्टैंडर्ड में डाला है वैसा ही सेम एज इट इज मैं डालूंगा सैंपल में भी। सैंपल में भी क्या डालूंगा, A डालूंगा, B डालूंगा और C डालूंगा। A डालूंगा 5 ml, B डालूंगा 2 ml और C डालूंगा 3 ml। तो देखो मैंने सेम डाला है, मैंने कोई भी अंतर नहीं किया और सेम बॉटल से मैंने केमिकल डाला है, कोई अलग नहीं डाला है। और उसके बाद उसमें मैं वॉल्यूम मेकअप का जो उसका 50 ml का जो मार्किंग होता है नेशनल सिलेंडर के ऊपर, उसमें मैं उसे 50 ml तक डिस्टिल वाटर से वॉल्यूम मेकअप करूंगा उसका। ठीक है, तो देखिए मैं आपको यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ कि हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड और सैंपल के जो नेशनल सिलेंडर है इसके अंदर एक ही चीज़ अलग डाली है, वो ये है कि हमने स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड वैल्यू डाली है क्लोरीन की, और सैंपल में जो डाला है हमने वो आपका जो सैंपल आया था टेस्ट करने के लिए उसको डाला है। और उसके अलावा जो उसमें मैंने चीज़ें डाली हैं ABC वो दोनों में सिमिलर है, डिस्टिल वाटर दोनों में सिमिलर है। ठीक है ना, अब हम उसको ग्लास रॉड से उसको मिक्स करेंगे, स्टर करेंगे प्रॉपरली। ठीक है, उसको 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे और उसके बाद है ना हम उसकी टेबिलिटी को चेक करेंगे। टेबिलिटी यानी कि उसके अंदर जो कलर होता है, जो ऑपलेसेंस आते हैं उसको चेक करेंगे कि कौन ज़्यादा वाइटिस है और कौन कम वाइटिस है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको इसमें बताता हूँ कि जो ज़्यादा वाइटिस होगा ना तो उसमें क्लोरीन ज़्यादा होगा, क्योंकि जो ABC केमिकल आपने यूज़ किया था ना, एक्चुअल में उसका काम क्या है पता है, एक्चुअल में उसका काम है आपके क्लोरीन को पकड़ के उसको टर्बिडिटी में कन्वर्ट करना। टर्बिडिटी में कन्वर्ट करना यानी कि उसको वाइटिस कलर में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो आपका जितना ज़्यादा वाइटिस कलर होगा उतना ज़्यादा उसमें क्लोरीन होता है। इसका मतलब ये है कि द इंटेंसिटी ऑफ द कलर इज रिप्रेजेंट द इंटेंसिटी द प्रोपोर्शन ऑफ द क्लोरीन। ठीक है ना, तो अभी आप क्या देखेंगे कि आपके पास एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन था जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखिए एक स्टैंडर्ड है और एक सैंपल है, जो टेस्ट सोल्यूशन जिसको बोलते हैं हम लोग, टेस्ट सोल्यूशन बोलो या सैंपल सोल्यूशन बोलो। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो टर्बिडिटी है जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन की, जो टर्बिडिटी है स्टैंडर्ड सोल्यूशन की वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू टेस्ट सोल्यूशन की। आपके जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन की टर्बिडिटी वो ज़्यादा है, टेस्ट सोल्यूशन की टर्बिडिटी वो कम है। इसका मतलब ये है कि आपके स्टैंडर्ड में क्लोरीन ज़्यादा है और सैंपल में आपका क्लोरीन कम है। इसका मतलब आपका लिमिट टेस्ट पास है। अगर सेम एज इट इज मैं चेंज कर दूं, अगर मैं कहूं कि आपके टेस्ट सोल्यूशन की टर्बिडिटी ज़्यादा आ रही है और जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन उसकी टर्बिडिटी कम आ रही है, तो इसका मतलब आपका लिमिट टेस्ट फेल हो चुका है। फेल यानी कि इसका मतलब ये है कि जो आपका टेस्ट सोल्यूशन है उसमें क्लोरीन ज़्यादा है, और क्लोरीन ज़्यादा है तो आपका ऑलरेडी आपने स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड वैल्यू डाली थी और उससे ज़्यादा है, तो इसका मतलब आपके जो क्लोरीन है वो अब वो इम्प्योरिटीज बन चुका है, वो लिमिट से ज़्यादा है, इसलिए इसका नाम लिमिट टेस्ट है। लिमिट से ज़्यादा है इसलिए आपका टेस्ट फेल है। ठीक है, तो ये सिंपल सा कंपैरिजन वाला टेस्ट है लिमिट टेस्ट। ठीक है, जहाँ पे हम कलर को टेस्ट करते हैं, मतलब कलर को कंपेयर करते हैं। ठीक है ना, इफ द टर्बिडिटी ऑफ स्टैंडर्ड इज मोर एज कंपेयर टू टर्बिडिटी ऑफ सैंपल देन लिमिट टेस्ट पास। If the turbidity of test solution is more as compared to turbidity of standard, then your limit test fail. Okay? So मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ये जो लिमिट टेस्ट है वो एक सिंपल सा कंपैरिजन वाला टेस्ट होता है, जहाँ पे हम टर्बिडिटी को कंपैरिजन करते हैं और हम लोग रिजल्ट को फाइंड आउट कर पाते हैं। ठीक है ना, अब इसी तरीके से इसको बोर्ड में कैसे लिखना है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा डिटेल में। हाउ टू राइट लिमिट टेस्ट इन ए बोर्ड। ओके, आपको बोर्ड एग्जाम में या फिर आपको कैसे समझना है इसको, वो आपको मैं टॉपिक बता रहा हूँ अभी, जैसे किस हिसाब से आपको लिखना है। उसमें सबसे पहले आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में प्रिंसिपल। ठीक है, कि प्रिंसिपल क्या है एक्चुअल में आपके लिमिट टेस्ट का। उसके बाद आपको लिखना है उसका केमिकल रिएक्शन, उसके बाद आपको लिखना है प्रोसीजर, उसके बाद आपको लास्ट में लिखना है रिजल्ट। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक आपको लिखना है आपके लिमिट टेस्ट के अंदर। अब जिसमें मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दूंगा APC मेथड से, जहाँ पे आपको लिमिट टेस्ट को समझने में और लिखने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो देख सकते हैं आप आपके सामने जो ये फॉर्मेट ऑफ लिमिट टेस्ट जो मैंने बनाया है वो एकदम सिंपल फॉर्मेट है, जो अगर आपने उसको फॉलो किया
तो आप कोई भी लिमिट टेस्ट आसानी से बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए प्रिंसिपल इसमें सबसे पहला जो मेजर पॉइंट है वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये होता है कि आपको केमिकल रिएक्शन याद करना है। ठीक है ना, अगर आपने केमिकल रिएक्शन याद किया तो आपका पूरा का पूरा लिमिट टेस्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, कैसे खत्म होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको जो केमिकल रिएक्शन दिख रहा है, ये जो केमिकल रिएक्शन है यहाँ पे A+B एरो पे ऊपर C, उसके बाद ABC लिखा हुआ है। तो इसी केमिकल रिएक्शन को अगर आपने एक्सप्लेन किया तो वो बन जाता है प्रिंसिपल। उसी केमिकल रिएक्शन को अगर आपने पॉइंट वाइज पॉइंट लिख दिया, A उसके नीचे B उसके नीचे C, तो वो बन जाता है आपका प्रोसीजर। और जो रिजल्ट है वो आपका एक कॉमन लाइन ही रहती है, जिसका मतलब जो लाइन है वो है इफ द टर्बिडिटी ऑफ स्टैंडर्ड इज मोर एज कंपेयर टू टर्बिडिटी ऑफ सैंपल देन लिमिट टेस्ट पास। इफ द टर्बिडिटी ऑफ सैंपल इज लेस, if the turbidity of sample is more as compared to turbidity of standard then limit test fail। अगर लिमिट टेस्ट अगर इसमें स्टैंडर्ड का कलर ज़्यादा है तो पास, अगर स्टैंडर्ड कलर कम है सैंपल से तो फेल। तो ये वाली लाइन है, ये आपको रिजल्ट में ऐड करनी है। ठीक है ना, और आप इसी लाइन को आप ऊपर प्रिंसिपल में भी ऐड कर सकते हैं, तो प्रिंसिपल आपका 2 पैराग्राफ का हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आपको याद क्या करना है, सिर्फ केमिकल रिएक्शन, जिससे कि आपका ऑलमोस्ट 80% पार्ट ऑफ द लिमिट टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा आपकी बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए आपको जो मैंने यहाँ लिमिट टेस्ट का प्रिंसिपल लिखा है कैसे लिखा है, द लिमिट टेस्ट इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ A एंड B, A रिएक्ट विद द B इन द प्रेजेंस ऑफ C एंड विच फॉर्म द ABC एंड विच एक्चुअली दैट ABC प्रोड्यूस द टर्बिडिटी, और वो टर्बिडिटी ही हम लोग कंपेयर करते हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या किया मैंने सिर्फ अपना ABC जो है उसी को एक्सप्लेन किया, जो रिएक्शन है उसी को एक्सप्लेन किया, और आपको ऑटोमेटिकली प्रिंसिपल हो गया। उसके बाद आप सेकंड पैरा ऐड कर सकते हैं प्रिंसिपल में, वही वाला लाइन जो कॉमन लाइन होता है, इफ द टर्बिडिटी ऑफ स्टैंडर्ड इज मोर एज कंपेयर टू टर्बिडिटी ऑफ सैंपल देन लिमिट टेस्ट पास एंड वाइस वर्सा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आप केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है, उसके बाद आपका प्रोसीजर आता है। देखो प्रोसीजर में क्या है, आपका पॉइंट नंबर 2, 3, 4, 5 जो है वो सब में कॉमन रहता है, क्योंकि जो आपने एक्चुअल में केमिकल डाला है वही आप लिख सकते हो, दूसरा तो कुछ लिख नहीं सकते हो। तो आपने क्या डाला है ऊपर, केमिकल रिएक्शन में केमिकल A डाला है तो लिखा आपने ऐड A, B डाला है लिखा ऐड B, C डाला तो लिखा आपने ऐड C। और उसमें मैंने बताया था आपको कि डिस्टिल वाटर से तो वॉल्यूम मेकअप करना ही है 50 ml तक का, तो इसलिए आपने लिखा ऐड वाटर, डिस्टिल वाटर टू मेक सोल्यूशन, मतलब एक्चुअली मेकअप दी वॉल्यूम। ठीक है ना, 50 ml तक। तो देखिए जो मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड सोल्यूशन में लिखा है वही सेम एज इट इज आपको यहाँ दिखने को मिल रहा होगा हमारे सैंपल सोल्यूशन में भी, टेस्ट सोल्यूशन में भी। ठीक है ना, A, B, C और वाटर उसमें भी है। लेकिन स्टैंडर्ड में एक चीज़ अलग क्या होती है कि स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड कौन सा स्टैंडर्ड वैल्यू आप ले रहे हो आपके स्टैंडर्ड्स में वो आपको लिखना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे आपको एक चीज़ याद करनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड सोल्यूशन का क्या है, कितना ml लेना है और कौन सा लेना है। ये एक इंपॉर्टेंट, जो मैंने कहा था 80% जो बचा हुआ 20% था वो ये था कि आपको स्टैंडर्ड सोल्यूशन कौन सा आप ले रहे हो और कितना ml ले रहे हो वो आपको यहाँ पे ध्यान से लिखना है। ठीक है ना, तो स्टैंडर्ड में जो लेना है वो तो ठीक है, उसके बाद सैंपल में क्या लेना है कोई टेंशन की बात नहीं है, सैंपल में आपको सैंपल ही लेना है और कुछ नहीं करना है, आपको ऐड सैंपल, ऐड द सैंपल सोल्यूशन, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, तो अभी आप देखेंगे उसके बाद आपका रिजल्ट है। रिजल्ट तो आपको ने बताया कि आपको क्या लिखना है, वही कॉमन लाइन लिखना है, कलर वाली लाइन, कंपेरिजन वाली लाइन। ठीक है ना, और आपका पूरा का पूरा लिमिट टेस्ट खत्म हो चुका है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या देखा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन याद किया और स्टैंडर्ड सोल्यूशन याद किया, स्टैंडर्ड सोल्यूशन आपने कितना ml लिया, कौन सा लिया। ठीक है, बस ये याद करने के बाद आपका पूरा लिमिट टेस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। अब इसके बाद जो हमारा मैं एक रियल एग्जांपल लेता हूं जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि देखिए लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड कैसे हमने सॉल्व किया, बहुत ही आसानी से, सिर्फ केमिकल रिएक्शन याद करके और स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ क्लोराइड याद करके। ठीक है ना, आप देख सकते हैं ये आपके सामने जो दिख रहा है ये केमिकल रिएक्शन जो इसमें है, क्लोराइड जो है सिल्वर नाइट्रेट है और नाइट्रिक एसिड है, फिर AgCl है, मतलब सिल्वर क्लोराइड है इसमें। ठीक है ना, तो ये सारा रिएक्शन के कैसा हम लोग बनाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए केमिकल रिएक्शन को ही ऊपर प्रिंसिपल में एक्सप्लेन किया है और कुछ भी नहीं किया है। लिमिट टेस्ट फॉर द क्लोराइड इज अ सिंपल रिएक्शन बिटवीन द सिल्वर नाइट्रेट एंड क्लोराइड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। देखिए यही आपको केमिकल रिएक्शन में दिख रहा है, राइट। उसके बाद विच गिव्स द इनसॉल्युबल सिल्वर क्लोराइड, और वही इनसॉल्युबल सिल्वर क्लोराइड जो है वो टर्बिडिटी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया पहला पैराग्राफ जिसमें आपने
उसी केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन कर दिया जो आपके वहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। और आपने दूसरा पैराग्राफ इसमें आप ऐड कर सकते हैं, वही कंपेरिजन कलर कंपेरिजन वाली लाइन जो मैंने आपको बताई थी, जो आपने रिजल्ट में ऑलरेडी लिखी है। उसके बाद देखिए आपका प्रोसीजर में भी ना मैं पहला पॉइंट छोड़ देता हूँ, दूसरा तीसरा और चौथा देखता हूँ। देखो दूसरे में क्या ऐड किया है, ऐड 10 ml ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो देखो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऊपर केमिकल रिएक्शन में यूज किया ही है। उसके बाद ऐड 50 ml ऑफ वाटर तो मैंने आपको बोला था वाटर वॉल्यूम मेकअप तो करना ही है आपको, और वाटर में भी डिस्टिल वाटर, ठीक है। और उसके बाद देखो ऐड 1 ml ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। देखो सिल्वर नाइट्रेट भी आपने ऊपर यूज किया ही है, ऊपर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको जो भी स्टैंडर्ड में यूज किया वही सैंपल में यूज किया, कोई डिफरेंट चीज यूज नहीं की है। पर हाँ स्टैंडर्ड में आपको देखो पीपेट आउट 1 ml ऑफ स्टैंडर्ड NaCl एंड ट्रांसफर टू नेशनल सिलेंडर, मतलब यहाँ पे हमने 1 ml ऑफ NaCl लिया है, मतलब सिल्वर क्लोराइड लिया है, सॉरी सोडियम क्लोराइड लिया है हमने। वैसे ही सैंपल हमने क्या लिया है, सैंपल में कुछ नहीं लिया, सैंपल में सैंपल ही लिया है, ठीक है ना, और कुछ भी उसमें नया चीज नहीं है। तो हमने क्या देखा कि जो केमिकल रिएक्शन है उसी के बेस पे मैंने प्रिंसिपल लिख दिया, उसी के बेस पे मैंने प्रोसीजर लिख दिया। और प्रोसीजर में भी मैंने एक ही वैल्यू याद की थी, क्या, अगर क्लोराइड है तो 1 ml ऑफ NaCl, वो एक मैंने इसमें यहाँ पे याद किया था। और मेरा पूरा लिमिट टेस्ट एक्चुअल में कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद लिखना क्या है, रिजल्ट में क्या है, वही इफ द टेम्परेचर ऑफ कलर, ये सब जो भी कंपेरिजन वाला लाइन था वही वापस से आपको लिखना है। एंड वाइस वर्सा, अगर कलर ऑफ स्टैंडर्ड इज मोर देन टेस्ट पास, इफ द कलर ऑफ टेस्ट सैंपल इज मोर देन टेस्ट फेल, वही लाइन आपको यहाँ पे ऐड करनी है रिजल्ट के अंदर। आपका लिमिट टेस्ट खत्म हो गया। और एक्चुअल में आपका बेसिक भी क्लियर हो चुका होगा कि लिमिट टेस्ट होता क्या है। लिमिट टेस्ट क्या होता है, इज सिंपल कंपैरिजन बेस्ड रिएक्शन, जो एक सिंपल सा कंपैरिजन वाला रिएक्शन है, ठीक है, जो कि हम लोग करते हैं फाइंड आउट द इम्प्योरिटीज को फाइंड आउट करने के लिए। और ये एक सिंपल सा क्वांटिटेटिव टेस्ट है, जहाँ सेमी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टेस्ट है। क्वालिटी क्यों, क्योंकि वहाँ पे वो इम्प्योरिटीज को फाइंड आउट करता है तो उसकी क्वालिटी को फाइंड आउट करता है। और सेमी क्वांटिटेटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वो एग्जैक्ट क्वांटिटी तो नहीं बता सकता कि कितना अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज में है, पर वो इतना बताता है कि ये उसका जो अमाउंट है कंपैरिजन के लिए कि इसमें ज़्यादा है कि उसमें ज़्यादा है, इसलिए इसको बोलते हैं सेमी क्वांटिटेटिव रिएक्शन। और क्वालिटेटिव रिएक्शन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्वालिटी बताता है, अगर उसमें इम्प्योरिटीज है तो क्वालिटी इज नॉट गुड, अगर उसमें इम्प्योरिटीज नहीं है तो क्वालिटी इज गुड, ठीक है। तो ये आपकी पूरी बात हो गई लिमिट टेस्ट की, ठीक है ना। तो ये एक लिमिट टेस्ट मैंने आपको बताया है। इसके बाद आप अपने जो भी सिलेबस में जितने भी लिमिट टेस्ट है उसको आसानी से लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ केमिकल रिएक्शन याद करना है। केमिकल रिएक्शन याद करके ही आपका प्रिंसिपल, आपका प्रोसीजर और आपका रिजल्ट सारा चीज एक साथ में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी लिमिट टेस्ट की। अब मैं जाऊंगा अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो है ऐसे। देखिए ऐसे में क्या होता है, मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाऊंगा, ऐसे का भी आपको ध्यान देना है इसके ऊपर, ठीक है। ऐसे में क्या होता है, हम चेक करते हैं हाउ मच अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन गिवन सैंपल। जो आपके हाथ में ड्रग आया है, जो आपके हाथ में सैंपल आया है, उसमें कितना अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट है वो हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ता है ऐसे के अंदर। ऐसे के अंदर होता क्या है, देखो इसका इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या पार्ट होता है, एक होता है ब्यूरेट, एक होता है कोनिकल फ्लास्क और एक होता है स्टैंड, और कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्यूरेट जो हमारा ब्यूरेट है उसमें स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेते हैं, जो कि जिसका नोन अमाउंट ऑफ जिसका जो नॉर्मलिटी है, जो सारी चीज़ें हमें पता होती है वो लेते हैं। और जो ये होता है कोनिकल फ्लास्क होता है, इसमें हम लोग लेते हैं जो भी सैंपल हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। जिस सैंपल का हमको तो अमाउंट फाइंड आउट करना है, हाउ मच अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन गिवन सैंपल, ठीक है ना। हम करते क्या है बताएं, हम जो भी हमारा सैंपल है, हम उसको उसमें डालते हैं, उसमें स्टैंडर्ड में, सॉरी कोनिकल फ्लास्क में, और उसका टाइट्रेशन करते हैं। टाइट्रेशन करने के बाद जो भी वैल्यूज आती है उसको कैलकुलेट करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि भाई कितना अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट है इन द गिवन सैंपल। पर ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको, मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ, वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब सिंपल वे में क्या होता है, देखो फॉर एग्जाम्पल हम पहले तो एक बार स्टैंडर्ड करते हैं, उसके बाद हम दूसरा क्या करते हैं, सैंपल करते हैं, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड में क्या करते हैं, पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि भाई वो कितना उसकी नॉर्मलिटीज है, क्या उसका स्ट्रेंथ है, ठीक है। वो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल। जैसे कि 2 कमरा मेरे पास है, एक कमरे का नाम रखो स्टैंडर्ड, एक कमरे का नाम रखो सैंपल, ठीक है ना। जो स्टैंडर्ड का कमरा है उसमें हमें पता है कि कितने अमाउंट ऑफ फॉर एग्जाम्पल अंदर भूत है, कितने अमाउंट ऑफ भूत है अंदर, ठीक है ना। भूत इन द सेंस जो भूत होते हैं वही भूत, ठीक है। और एक हमारा जो सैंपल वाला है उसमें हमको पता ही नहीं है कि कितना अमाउंट उसमें कितने नंबर्स ऑफ भूत हैं उसके अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग है ना फाइंड आउट करने के लिए स्टैंडर्ड में भी क्या करते हैं, हम लोग है ना एक 10 आदमी लोग को अंदर भेजते हैं रूम के अंदर, और 10 आदमी में से ना हमें ये पता है कि एक भूत है ना एक आदमी खाता है, और उसके बाद बाकी जो भूत उसके बाद किसी और को कुछ टच नहीं करता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 10 आदमी को अंदर भेजेंगे, 10 आदमी अंदर जाएंगे उस स्टैंडर्ड रूम के अंदर, ठीक है ना। और उसके बाद उसमें से बाहर आएंगे सिर्फ कितने, फॉर एग्जांपल 2 बाहर आएंगे। तो ये फिक्स हो गया हमें कि भाई इस कमरे के अंदर कितने भूत है, 8 भूत है, बिकॉज हमें पता है कि एक भूत कितना आदमी खाता है, एक ही आदमी खाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना।
तो कैसा है कि हमें स्टैंडर्ड हमारा फिक्स हो गया है कि एक बूथ इज इक्वल टू सॉरी इस स्टैंडर्ड में कितना बूथ है, 8 बूथ है, मतलब सॉरी इसमें हमें पता था कि 8 बूथ पहले से ही है, तो हमने अंदर 8 आदमी भेजे, 10 आदमी भेजे और बाहर कितना आया, 8 ही आदमी आया, तो इससे हमको पता चल गया कि एक बूथ इज इक्वल टू एक आदमी, ठीक है ना, एक बूथ जो होता है वो एक आदमी खाता है, यहाँ पे हमको स्टैंडर्ड में पता चल गया। अब हम सैंपल में जाएंगे, सैंपल वाले रूम में, वहाँ हमें पता नहीं कितने बूथ हैं, लेकिन हम वहाँ पे आदमी को काउंट करके भेज सकते हैं अंदर, तो हम 10 आदमी को अंदर यहाँ पे ही भेजेंगे और हम देखेंगे बाहर जो आदमी आए हैं, फॉर एग्जाम्पल 7 आदमी वापस आए, 7 आदमी जो है वो रिटर्न आए हैं, तो हम लोग को क्या लगेगा वहाँ पे कि हाँ यहाँ पे अंदर 7 आदमी रिटर्न आए, तो अंदर कितने नंबर ऑफ बूथ है, 3 बूथ है, ठीक है ना। तो हमारा जो चीज़ था, जो एक्चुअल में रिजल्ट था वो आ गया कि भाई जो अननोन अमाउंट है उसमें कितना बूथ है, 3 बूथ है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ आपको, कि हमें स्टैंडर्ड यहाँ पे पता होता है कि भाई इस कमरे में 8 बूथ था, ठीक है, अभी 8 बूथ है, तो इसका मतलब है कि अंदर एक बूथ एक आदमी खाता है, तो मतलब हमने अंदर आदमी कितना भेजा था, 10, और बाहर कितना है, 2, तो हमको पता है कि एक आदमी एक बूथ खाता है। तो उसके बाद जब हम लोग सैंपल में भी वही करेंगे तो हमें पता चल जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे क्या होता है, पहले हम लोग स्टैंडर्ड करते हैं। स्टैंडर्ड में क्या करते हैं, हम लोग नोन अमाउंट ऑफ सैंपल लेते हैं। नोन अमाउंट ऑफ सैंपल मतलब फॉर एग्जाम्पल पैरासिटामोल का हम लोग कर रहे हैं, तो नोन अमाउंट ऑफ 500 mg पैरासिटामोल एक्चुअल में लेंगे हम लोग, और उसको हम लोग टाइट्रेट करेंगे, ठीक है ना। उसका जब टाइट्रेशन करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि कितना ml कंज्यूम हुआ, कितना ml कंज्यूम हुआ ब्यूरेट से, इसका कलर चेंज होने में। कलर चेंज होने में मतलब इसमें इंडिकेटर हम लोग इसमें इंडिकेटर ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो इसमें कलर चेंज होने के लिए इसमें कितना ml इसने कंज्यूम किया। तो हमने देखा कि 500 ml कंज्यूम मतलब जो कलर है 500 mg जो पैरासिटामोल इसमें हमने डाला था, उसका कलर चेंज होने के लिए हमें 10 ml लगा, ठीक है। तो हमको क्या स्टैंडर्ड वैल्यू मिली कि 500 mg का कलर चेंज करने के लिए हमें कितना ये लगा, ml लगा, 10 ml लगा। इसका मतलब ये है कि 1 ml कितने mg का कलर चेंज करता है, वो आपको डिवाइड करके निकालना है। तो कैसे पता चलेगा कि 1 ml इज इक्वल टू 50 mg, है ना। कैसे पता चला, क्योंकि 10 ml कंज्यूम हुआ ब्यूरेट से, तो 500 mg का कलर बदला पैरासिटामोल का, राइट। तो उसी तरीके से आपको बाद में लेना है सैंपल। जब आप सैंपल लेंगे, सैंपल जब लेके आप वापस से टाइट्रेशन करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि अभी ये कितने ml पे इसका कलर बदला। तो वो 500 ml को चेंज करने के लिए 10 ml उसने यूज किया था, राइट। तो अब यहाँ पे इसके अंदर आपको 500 ml आपने लिया है सैंपल पर, आपको पता नहीं कितना है, तो आप टेस्ट करेंगे और आप देखेंगे कितना ml कंज्यूम हुआ है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे अगर 10 ml कंज्यूम हुआ है, तो इसका मतलब आपका जो सैंपल है वो करेक्ट है। अगर 9 ml कंज्यूम होकर ही कलर बदल गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर सिर्फ 450 mg 450 mg ही ड्रग प्रेजेंट है। और अगर इसमें 11 ml कंज्यूम होता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसमें 550 mg पैरासिटामोल इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो हमें कैसे पता चल रहा है ये, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड वैल्यू पहले निकाल ली थी। स्टैंडर्ड में ही जब हमने स्टैंडर्ड किया था, उसमें क्या निकाला था हमने कि 1 ml जो ब्यूरेट का कंज्यूम होता है, तो यहाँ 50 ml का कलर चेंज होता है, क्योंकि 500 mg को चेंज करने के लिए, कोनिकल फ्लास्क में 500 mg को चेंज करने के लिए हमने क्या किया था, 10 ml कंज्यूम किया था, तो उसके बाद कलर चेंज हुआ था। इसका मतलब ये है कि आप सैंपल को भी जब लोगे, आपको पता नहीं है अननोन अमाउंट ऑफ पैरासिटामोल है, आपने लिया और आपने देखा कि अरे 5 ml कंज्यूम हुआ, तो इसका मतलब कितना mg आपके इसके अंदर है 250, और आपने देखा 10 ml कंज्यूम हुआ, इसका मतलब कितना ml ऑफ सैंपल है 10 × 50 कितना होता है 500 mg ऑफ पैरासिटामोल इसके अंदर है। इस तरीके से हमारा जो ऐसे है वो कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे क्या है, देखिए ये तो बात समझने वाली हो गई कि आपको समझ में आ गया कि ऐसे होता कैसे है। एक बार स्टैंडर्ड करते हैं, स्टैंडर्ड में पता कर लेते हैं कि कितना ml कंज्यूम होने के बाद कितना सैंपल जो कलर बदलता है, उसके बाद वही अननोन अमाउंट लेके हम लोग कंपेयर करके उसको सॉल्व कर देते हैं। ये तो बात हो गई हमारी स्टैंडर्ड की, मतलब जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ ऐसे है उसकी। अब मैं क्या आपको बताऊंगा हाउ टू राइट ऐसे इन बोर्ड एग्जाम, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए इसमें आपको कुछ नहीं, एक सिंपल सा फॉर्मेट फॉलो करना होता है। आपको 5 पॉइंट लिखने हैं, 5 पॉइंट के अलावा आपको केमिकल रिएक्शन लिखना है, और आपका लिमिट आपका जो ऐसे है वो खत्म हो गया, ठीक है ना। अब कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूँ। देखो 5 पॉइंट जो होता है ना, वो क्या होता है एक्चुअल में, जो आपने ब्यूरेट में क्या भरा, आपने कोनिकल फ्लास्क में क्या भरा, आपने कौन सा इंडिकेटर उसमें डाला, यानी कि कौन से केमिकल यूज किए ना, उसके बारे में आपको लिखना बहुत जरूरी है। बिकॉज वो अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आपका ऐसे कैसे होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको वो 5 केमिकल्स के नाम लिखने हैं, जो आपने 5 पॉइंट्स के नाम लिखने हैं जो आपको ऐसे में आप यूज करने वाले हो। और जो कलर चेंज का जो रिएक्शन होता है, जो आपके कोनिकल फ्लास्क में होता है, उसको रिएक्शन को लिखना है आपको, ठीक है ना। देखिए समझना ऐसे कुछ डिफरेंट पार्ट, ठीक है ना, वो आपको समझ में आ गया। पर बोर्ड में जो लिखना है, बोर्ड में हमें एक ऐसे याद नहीं करना है, बोर्ड में हमें 40 ऐसे याद करने होते हैं, 20 ऐसे याद करना है। बी फॉर्म में 40 है और डिप्लोमा में
20 के आसपास ऐसे हैं। तो 20 ऐसे याद करना है, तो इसमें हमको बोर्ड में कैसे लिखना है उसके बारे में मैं आपको बताऊँ कैसे उसको याद करना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है जो टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन है, पहले आपको लिखना क्या 5 पॉइंट में। पहला है कौन सा टाइट्रेशन आप कर रहे हो। टाइट्रेशन में भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेट टाइट्रेशन, ठीक है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन। तो दिस ऑल आर द टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन। टाइट्रेशन का नाम कैसे डिसाइड होता है, आपके कोनिकल फ्लास्क में जो भी रिएक्शन होता है ना, जिसकी वजह से कलर चेंज होता है, उसी को नाम को बोलते हैं, उसी को नाम उसका टाइट्रेशन का ये नाम बताता है, ठीक है। जैसे कि देखो अगर अंदर एसिड बेस का रिएक्शन हो रहा है तो उसका नाम हो गया एसिड बेस टाइट्रेशन। अगर अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। अगर कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो प्रेसिपिटेट टाइट्रेशन। इस तरीके से अलग अलग टाइट्रेशन के नाम होते हैं। तो आपको पहले तो लिखना है इसका सरनेम, इसको मैं सरनेम कहता हूँ कि कौन सा टाइट्रेशन है जो आप कर रहे हो, जो भी आपका टाइट्रेशन का नाम, जैसे एसिड और बोरिक एसिड आया तो वो एसिड और बोरिक एसिड कौन सा टाइट्रेशन है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है, ऐसा आपको लिखना होगा, ठीक है ना। तो पहला आपको लिखना है कौन सा टाइट्रेशन है। उसके बाद है नेम ऑफ टाइट्रेंट। नेम ऑफ टाइट्रेंट मतलब आपने क्या टाइट्रेंट को भरा है कोनिकल फ्लास्क के अंदर। नेम ऑफ टाइट्रेंट आपने ब्यूरेट में क्या भरा है, ब्यूरेट में, ठीक है ना। उसके बाद नेम ऑफ इंडिकेटर, जो आप कलर चेंज होता है तो उसके लिए इंडिकेटर 2 ड्रॉप डालना पड़ता है, तो कौन सा इंडिकेटर यूज करते हो, फेनोल्फ्थालीन इंडिकेटर, मिथाइल ब्लू इंडिकेटर, ऐसे बहुत सारे अलग अलग इंडिकेटर आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद एंड पॉइंट। एंड पॉइंट मतलब कौन सा कलर आया जो कि आपने अपना रिएक्शन को स्टॉप किया, वो जो रिएक्शन का स्टॉप का सिग्नल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाइटिश कलर से हो गया पिंक कलर, जो नेप्थोलिन में होता है, तो वो आपको कब आपने जब पिंक कलर हुआ तो उसी को बोलते हैं एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट का कौन सा कलर है वो भी आपको लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आपको प्रिंसिपल लिखना है और केमिकल रिएक्शन लिखना है। तो यहाँ पे कैसा है, अगर आपने 5 पॉइंट याद किए हैं और केमिकल रिएक्शन याद किया है ना, तो आपको प्रिंसिपल के लिए कोई भी डरना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। आपके जो 5 पॉइंट है उसी को एक्सप्लेन करना है पहले पैराग्राफ में, वो आपका पहला पैराग्राफ हो गया। और जो आपका केमिकल रिएक्शन है नीचे उसी को एक्सप्लेन करना है सेकंड वाले पैराग्राफ में, और आपका सेकंड पैराग्राफ भी हो गया, ठीक है ना। अब इसमें कैसा है कि वही सेम मैंने जो आपको लिमिट टेस्ट बताया था उसी तरीके से ये भी है। आपको यहाँ पे भी जो भी ABCD के हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो देखिए आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो 5 पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5 पॉइंट कौन से हैं। टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन, फॉर एग्जांपल R1 लिखा हुआ है, ठीक है। टाइप ऑफ टाइट्रेशन 2 बार हो गया, एक्चुअली वो टाइप ऑफ टाइट्रेट था, वो टाइप्स ऑफ टाइट्रेट जो है वो A है। उसके बाद नेम ऑफ टाइट्रेट B है, और नेम ऑफ इंडिकेटर फेनोल्फ्थालीन मैंने ले लिया बिकॉज फेनोल्फ्थालीन बहुत ज़्यादा यूज होता है। और एंड पॉइंट जो है यहाँ पे वो लास्ट कलर होता है जो कि पिंक कलर होता है, यहाँ पे पिंक कलर आता है, तो फॉर एग्जाम्पल लास्ट कलर मैंने ऐसे लिख दिया है, ठीक है ना। ये तो आपने ऐसे याद किया है, समझो, दिस इज द एग्जाम्पल फॉर्मेट। अब इसमें क्या है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होगा, एक्सप्लेन 5 पॉइंट्स इन फर्स्ट पैराग्राफ। जो ऊपर के 5 पॉइंट लिखा है उसी को आपको एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्जांपल ये बोरिक एसिड का है, एग्जांपल ये बोरिक एसिड का है, तो लिखेंगे इन बोरिक एसिड ऐसे, दिस इज दी एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, है ना। तो ऐसे दिस इज एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, हियर वी आर यूजिंग टाइट्रेट इज A एंड टाइट्रेंट इज B, एंड इंडिकेटर वी आर यूजिंग हियर इज फेनोल्फ्थालीन एंड विच गिव्स द एंड पॉइंट पिंक कलर, है ना। तो ये आपका हो गया फर्स्ट पैराग्राफ। और सेकंड पैराग्राफ में क्या आ जाएगा, जो आपका केमिकल रिएक्शन है ना उसी को आपको एक्सप्लेन करना है सेकंड पैराग्राफ में, वो आपका हो जाता है क्या, सेकंड पैराग्राफ। उसमें क्या है, A रिएक्ट विद द B इन द प्रेजेंस ऑफ C गिव्स ABC, ठीक है ना। इसी को आपने अगर मुंह से वर्ड्स में लिख दिया तो वो आपका सेकंड पैराग्राफ हो गया और ये आपका प्रिंसिपल हो गया खत्म। प्रिंसिपल आपका 2 पैराग्राफ का रहता है, ठीक है। पहला पैराग्राफ में आप क्या एक्सप्लेन करते हैं 5 पॉइंट्स, और सेकंड वाले पैराग्राफ में आप क्या एक्सप्लेन करते हैं आपका केमिकल रिएक्शन, और आपका पूरा का पूरा ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आपको अब ऐसे अगर याद करना है तो आप क्या करेंगे, आप किसी भी ऐसे को आपको याद करना है तो आप उसका पहले 5 पॉइंट याद करेंगे। 5 पॉइंट में आपको क्या याद करना है, कौन सा टाइट्रेशन है ये, कौन सा टाइट्रेंट यूज किया, कौन सा टाइट्रेट यूज किया, टाइट्रेंट और टाइट्रेट अलग अलग चीज होती है। उसके बाद कौन सा इंडिकेटर यूज किया आपने, उसके बाद 5वां आखिरी क्या होता है कि कौन सा आपने यहाँ पे एंड पॉइंट आया, मतलब कौन सा एंड पॉइंट है आपका, कौन सा कलर एंड पॉइंट है, ठीक है ना। वो ये 5 चीजें आपको हर लिमिट टेस्ट हर ऐसे की याद करनी है। तो आपका आधा लिमिट समझ लो ऑलमोस्ट 70% कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो रिएक्शन है आपको रिएक्शन याद करना है, तो आपका बाकी बचा हुआ 30% हो गया। मैंने रिएक्शन को 30% क्यों दिया पता है, क्योंकि आपने जो टाइट्रेंट और टाइट्रेट यूज किया है, टाइट्रेंट और टाइट्रेट यूज किया है वही चीजें आपको मिलेंगी यहाँ पे रिएक्शन में भी, क्योंकि आपने जो भी टाइट्रेट और टाइट्रेंट यूज किया है उसी का तो रिएक्शन होता है ना, उसी का रिएक्शन होकर तो प्रोडक्ट बनता है आपका जो कि कलर एंड पॉइंट आता है, राइट। तो वही जो आपने टाइट्रेट और टाइट्रेंट यूज किया है वही केमिकल आपका देखेंगे आप कि आपके रिएक्शन में भी बाहर से वही नाम वापस से आएगा, रिपीट होगा, तो आपको उसको याद करने में, रिमाइंड करने में आसानी होगी, ठीक है।
तो मैंने आपको क्या बताया, अगर आपने 5 पॉइंट याद किए तो ऑटोमेटिकली आपका केमिकल रिएक्शन भी हो जाता है, और फिर उसके बाद उसी को आपने अगर एक्सप्लेन कर दिया इन वर्ड्स में तो आपका केमिकल रिएक्शन के साथ साथ में प्रिंसिपल भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना। तो मैं आपस से एक बार फाइनल बताऊंगा कि आपको 5 पॉइंट को एक्सप्लेन करना है और केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है और आपका प्रिंसिपल कंप्लीट। 5 पॉइंट के ऊपर ही आपका डिपेंड करता है केमिकल रिएक्शन भी, क्योंकि जो भी टाइट्रेंट और टाइटर यूज करने वाले हो उसी से आपका केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है। तो ये सिंपल सा फॉर्मेट था आपको हर एक लिमिट टेस्ट को याद करने के लिए। आपको कोई भी लिमिट टेस्ट में क्या करना है, सिर्फ 5 पॉइंट याद करने हैं और केमिकल रिएक्शन याद करना है, उसके बाद उसके अंदर कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस उसी को एक्सप्लेन कर देना है और आपका केमिकल जो भी आपका ऐसे है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हर ऐसे को याद करने के लिए आपको सिर्फ 5 पॉइंट और एक केमिकल रिएक्शन याद करना है और आपके सारे के सारे ऐसे जो है वो आपके कंप्लीट हो सकते हैं। ठीक है। अब हम एक रियल एग्जांपल लेंगे अमोनियम क्लोराइड का, ऐसे ऑफ अमोनियम क्लोराइड का, जहां पे आपको मैं बताऊंगा कि देखिए किस तरीके से आपको 5 पॉइंट याद करना है और केमिकल रिएक्शन याद करना है। देखिए यहाँ पे आपको ऐसे ऑफ अमोनियम क्लोराइड में पहले तो 5 पॉइंट लिखने हैं। कौन से पॉइंट लिखने हैं, कौन सा ये टाइट्रेशन है। तो देखो यहाँ पे कौन सा टाइट्रेशन है, ये टाइट्रेशन है एसिड बेस टाइट्रेशन। ठीक है ना। उसके बाद टाइट्रेंट आपने यहाँ यूज क्या किया है, अमोनियम क्लोराइड, और टाइट्रेट क्या यूज किया है, टाइट्रेंट क्या यूज किया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और टाइट्रेट आपने यूज किया है अमोनियम क्लोराइड, और उसके बाद इंडिकेटर आपने यूज क्या किया है, फेनोफ्थलीन, और एंड पॉइंट आपका है पिंक कलर। राइट। तो ये आपके हो गए 5 पॉइंट। ठीक है। अब आपको तुरंत जाना है रिएक्शन पे। रिएक्शन में क्या है आपका, देखो अमोनियम क्लोराइड आपने ऊपर यूज किया था इसलिए वो नीचे भी यूज किया है, और उसके बाद फॉर्मल्डिहाइड यूज किया है। फॉर्मल्डिहाइड एक्चुअल में इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड से हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म होता है, बट यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड हम लोग स्टार्टिंग में एज सैंपल लेना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ फॉर्मल्डिहाइड। इस तरीके से एक आध तो चेंजेस आएंगे वो आपको समझना होगा, बट इससे लेकिन जो आपका जो 5 पॉइंट्स होता है वो आपको इंडिकेट करेगा नीचे आपका केमिकल रिएक्शन, मतलब आपको रिमाइंड करने के लिए काम आएगा। तो देखो अमोनियम क्लोराइड हमने ऊपर भी लिया था एज ए टाइट्रेट, इसलिए उसको नीचे भी लिया है। उसके फॉर्मल्डिहाइड है और वो दोनों का रिएक्शन होकर बनता है हेक्सामीन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेक्सामीन इसमें बनता है। तो आपको करना क्या है, अभी कुछ भी नहीं, बस 5 पॉइंट याद करना और केमिकल रिएक्शन याद करना है। उसके बाद डायरेक्टली आपको सीधा आपको उसका प्रिंसिपल अपने मन से लिखना है, अपने मन से। उसमें क्या करना है आपको कि हियर इन अमोनियम क्लोराइड एसिड बेस इज अ टाइट्रेशन एंड titrate is used as ammonium chloride, and titrant we are using sodium hydroxide, and indicator we are using here is phenolphthalein, and the end point is pale pink color, right? तो ये आपका पहला पैराग्राफ हो गया। सेकंड पैराग्राफ में क्या होगा, वही आपका जो रिएक्शन उसी को आपको एक्सप्लेन कर दीजिए। अमोनियम क्लोराइड इज रिएक्ट विद द फॉर्मल्डिहाइड व्हिच गिव्स द हेक्सामीन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड व्हिच गिव्स द पिंक कलर विद द phenolphthalein एज आवर इंडिकेटर। ठीक है ना। इससे क्या हुआ कि देखो इसी को आपने घुमा फिरा के एक्सप्लेन किया, आपका प्रिंसिपल हो गया कंप्लीट। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल मेथड है, आपको 5 पॉइंट याद करने हैं और एक केमिकल रिएक्शन याद करना है और आपके सारे ऐसे हो जाएंगे। तो आपको बुक में कैसे बनाना है, आपको सारे के सारे आपको 3 कॉलम बनाना है। पहले कॉलम में क्या करना है, आपको ऐसे का नाम लिखना है, कौन सा ऐसे है। दूसरे कॉलम में आपको क्या करना है, उसके 5 पॉइंट्स लिखने हैं। तीसरे कॉलम में क्या करना है, आपको केमिकल रिएक्शन याद करना है। तो उससे क्या होगा कि A4 शीट के अंदर आपके 4 से 5 ऐसे एक ही साइड में आ जाएंगे। क्या करना है, पहला ऐसे का नाम क्या है, अमोनियम क्लोराइड, उसके 5 पॉइंट्स, उसके बाद वाले जो ये है पैराग्राफ उसमें लिखना है उसके 5 पॉइंट, और उसके तीसरा क्या करना है, उसमें केमिकल रिएक्शन लिखना है, और इससे फिर दोनों का लाइन खींच देना। तो इतने में आपका आ गया एक। वैसे ही आपको A4 साइज पेपर में कम से कम एक A4 साइज में आपके 5 आ जाएंगे एक साइड में, दूसरी साइड में आपके 5 आ जाएंगे। टोटल एक ही A4 साइज पेपर में आपके 10 ऐसे आ जाते हैं, और जो आप उसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं, बिकॉज वही पेपर लेके आपको हर जगह पे जाना है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप कहीं बैठे हैं, अगर आप ऐसी घर पे बैठ के आपको रिवीजन करना है, तो आप उसको भी अपने घर के ऊपर पेस्ट करके चिपका सकते हैं और उसको बार बार देखेंगे तो आपको कभी भूलेगा नहीं। क्योंकि हर कोई ऐसे जब भी बोर्ड एग्जाम में भी कोई चेक करता है तो उसे 2 ही चीज़ चाहिए रहती है कि आपने क्या 5 पॉइंट्स लिखे हैं और आपका केमिकल रिएक्शन क्या है। बस अंदर का जो मैटर है वो कोई ज़्यादा खास पड़ता नहीं है। इसलिए नहीं पड़ता है बिकॉज उनको पता है कि इसी 5 पॉइंट और रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के बाद ही आपका एक्चुअल में प्रिंसिपल कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए वो सिर्फ 5 पॉइंट्स और रिएक्शन को ही ध्यान दिया जाता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैंने आपको इस वीडियो में बताया है ऐसे के बारे में और लिमिट टेस्ट के बारे में डिटेल्स में। ठीक है, और मैंने आपको यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी बताया है कि किस तरीके से आपको ऐसे और लिमिट टेस्ट को समझना है और किस तरीके से आपको उसको बोर्ड में लिखना है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जाम इन फार्मा केमिस्ट्री 1 डिप्लोमा फार्मेसी। और अब मैं आपको मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में।
और मैं चाहता हूं कि हमारे सारे वीडियो आप एंड तक देखिए और सारे हमारे जो लेक्चर्स है उसको ध्यान से समझिए, उसकी नोट्स बनाइए। और इसके साथ साथ में मैं अभी आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना हमारे अगले वीडियो के लिए, क्योंकि मैं जब अगला वीडियो बनाऊं तो आप तक वो न्यूज़ पहुंच सके, इसलिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।